आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आप सभी का स्कैनर एजुकेशन पे। आज के इस वीडियो में हम एक पीक्यूआरएस का नया सेट लेके आए हैं जिसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे, समझेंगे और नए नए अप्रोचेस डेवलप करेंगे अपने प्रैक्टिस के लिए और एग्जाम में उसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए। ये जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स और अप्रोचेस लिख के रखे हुए हैं इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूंगा। पहली चीज। दूसरी चीज, तबीयत थोड़ी सी खराब है मेरी, इसलिए आवाज में थोड़ी सी कमी लग सकती है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हो सकता है। रीजंस है, सुबह जॉब रहती है, शाम को कंटेंट बनाता हूँ, रात में रिकॉर्ड करता हूँ, अगले दिन सुबह अपलोड कर देता हूँ, तो एकदम दिन भर मेरा काम चल रहा है। पिछले 10 दिन से रेगुलरली आपके लिए वीडियोस आ रहे हैं। मेरी कोशिश है कि इसमें ब्रेक ना लगे, हम लोग इसको ऐसे मैनेज करते हुए आगे चलते जाए। आज हाउएवर आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि देखो, मैं जो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा वो तो मैं अपने तरह से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। आज मैं एक नया चीज एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जो जिस आइडिया से, जिस अप्रोच से, जिस टेक्निक से मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्या उसके अलावा कोई और लिंक आप स्टैब्लिश कर पा रहे हो इस पीक्यूआरएस को सॉल्व करने के लिए, या कोई और तरीका आप डेवलप कर पा रहे हो। तो अगर आपको कोई अलग तरह से सॉल्व करने का आइडिया आता है तो उसको कमेंट में आप लिख के मेरे को जरूर बताना, सो दैट मैं देख पाऊँ कि हाँ, ये भी एक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको मैं शायद आगे अपने डिस्कशन में इंप्लीमेंट कर पाऊँ। ठीक है, तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, आप बताना कि आपके पास कोई नया तरीका है इस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का या नहीं। क्वेश्चन का लेवल आज भी थोड़ा सा एसएससी एग्जाम से मैंने ऊपर रखा है या फिर ऑलमोस्ट बराबर ही रखा है, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा। बट क्योंकि आप पिछला हार्ड वाला सेट सॉल्व कर चुके हो तो उसमें इतना डिफिकल्टी आपको फील नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सीधा हम लोग ऑप्शन के पास ही जाते हैं, बी डी ए डी, यानी हमारे पास तीन है, या तो ए होगा या तो बी होगा या तो डी होगा, इतना हमें क्लियर है। तो पहले ए के पास जाते हैं। इन दी एरा ऑफ स्मार्ट वर्ल्ड हाउ एवर यूनिवर्सल बेसिक इनकम फलाना ढिमाका। हमने जैसे ही देखा हाउ एवर को हम क्या जानते हैं, ये बट की तरह ऐड करता है, कोई कॉन्ट्रास्ट बताता है और ये हो जाता है ट्रांजिशन वर्ड, टी डब्ल्यू, ट्रांजिशन वर्ड, यानी इसके पहले कुछ आएगा। तो ए वाला ऑप्शन हम इग्नोर कर देंगे, हम पकड़ेंगे ही नहीं। बी के पास जाते हैं। इन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन the abolition of child labor, poor laws, and the growth of trade unions helped families cope with the pressures of mechanized work। अब देखो, ये कह रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो एरा था, जो सदी थी, उसमें ऐसा ऐसा हुआ था और जिसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइजेशन आई थी, कोई यूनियन आई थी जिन्होंने हेल्प किया प्रेशर को मैनेज करने में। इतना मैंने पढ़ा। मैंने पहला वाला क्या पढ़ा था, इन द एरा ऑफ स्मार्ट वर्ड, और साथ में पढ़ा था बट। यानी बी जो स्टेटमेंट है वो इसके बाद बट लगा के स्मार्ट वर्ल्ड यानी इस एरा की बात करना चाह रहा है। तो बी से शुरू हो रहा है कि नहीं पता, बट बी और ए मुझे एक लिंक बनता दिखाई दे रहा है, तो बी और ए साथ में आएगा। तो क्या पहले वाले में है? पहले वाले में है ही नहीं बी और ए। दूसरे वाले में हाँ है, तीसरे में चलो हमको इग्नोर करना है, और चौथे वाले में हमारे पास है। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि हमारा डी ओपनिंग स्टेटमेंट बन के आ रहा है। दूसरी चीज बी ए साथ में आ रहा है, तो हमें बस सी को फिट बैठाना है, तो उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो डी ओपनिंग स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं। In every era, new institutions emerge which recognize ways in which workers could contribute to and benefit by economic growth when rather than if their jobs are automated। देखो, कह रहा है कि हर नए एरा में कुछ नए इंस्टीट्यूशन निकल के आते हैं जो हेल्प करते हैं वर्कर को कि वो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन दे पाए जब जॉब सारे ऑटोमेटेड हो जा रहे हैं। फिर उसने बताया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऐसा होता है, और साथ ही साथ स्मार्ट वर्ल्ड में जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो एक इनफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट निकल के आ रहा है जो एड्रेस नहीं कर पा रहा है पोटेंशियल ब्रेकडाउन को सोशल कॉन्ट्रैक्ट के, और जो लार्ज स्वेथ्स ऑफ पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, डी बी ए, ओपनिंग डी है। अब सी यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएं, तो अब फाइनली हम सी को पढ़ लेते हैं। ग्रोइंग इनइक्वालिटी कुड बी मैच्ड बाय अ क्रीपिंग अथॉरिटेरियनिज्म that is bolstered by technology that is increasingly able to peer into the deepest vestiges of our lives। अब देखो, फंडा समझना ध्यान से। ये है ए, ये है बी है, ए है और डी है। यहाँ पे एक ओपनिंग स्टेटमेंट दिया एरा के बारे में, यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बताया, और खटाक से बट लगा के ये वाली बात बता दी। तो एक क्लियर ये तो है कि डी बी ए साथ में आ सकता है। फिर सी जब मैंने पढ़ा, देखो मुझे क्या दिखाई दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लार्ज लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है किसी पर्टिकुलर वजह से। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे कम होंगे, ठीक है, गरीबी बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। तो अगर इनइक्वालिटी बढ़ रही है तो ये ग्रोइंग इनइक्वालिटी जो है इट कुड बी मैच्ड बाय क्रीपिंग ऑथोरिटेरियनिज्म, यानी कि डिक्टेटरशिप बढ़ जाएगी उस केस में। तो यानी कि ए के बाद सी आ सकता है, इसलिए हम डी बी ए सी को मार्क कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, एग्जाम में मान लो नहीं बता पा रहे हो फिट कहाँ बैठा है ऐसे देख के,
तो दोनों ऑप्शन को इत्मीनान से पढ़ो। पहले डी बी ए सी पूरा पढ़ लो इत्मीनान से, देख लो फिट बैठ रहा है कि नहीं, फिर डी सी बी ए पढ़ लो इत्मीनान से और देख लो फिट बैठ रहा है कि नहीं, और आंसर मार्क कर दो। ठीक है, ऐसे एग्जाम में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन के पास गए बी ए, ठीक है, यानी ए से शुरू होगा या तो बी से शुरू होगा, इतना क्लियर है। पहले ए पढ़ लेते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट इज दस डिफाइंड एज द इंडिविजुअल्स एबिलिटी। जैसे ही हमने पढ़ा, हमने देखा यहाँ 10, तो हमने यहाँ करे 10 बहाने और आपको यहाँ से बर्खास्त कर दिया, ए हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि 10 मतलब होता है कोई कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में। जब आप केमिस्ट्री लैब में, फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे तो आखिरी में लिखते थे ना 10 वी कंक्लूड दैट, ठीक है, तो कंक्लूजन में लिखते हैं वो 10 आप, तो ए तो नहीं आएगा आपका। फिर बी हमारा ओपनिंग है, तो बी के बाद सी, बी के बाद डी देख लेते हो, पहले बी पढ़ लेते हैं। मोस्ट पीपल विद प्रोग्रेसिव डिसीजेस लाइक डिमेंशिया प्रेफर टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स एंड हेल्थ केयर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल। जो भी डिसीजेज होते हैं, जो प्रोग्रेसिव होते हैं, यानी समय के साथ जो और बदतर होते जाते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि वो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करें और हेल्थ केयर जब तक उनके लिए पॉसिबल हो। ठीक है, फिर सी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है? सी ये कह रहा है हैविंग कंट्रोल मींस अमंग अदर थिंग्स द पेशेंट्स देमसेल्फ परफॉर्म सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, हैव कंट्रोल, और उसके बाद कह रहा है हैविंग कंट्रोल मींस, तो इतना तो क्लियर हो गया भाई, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि बी के बाद हमारा क्या आ रहा है, बी के बाद हमारा डायरेक्टली सी आ जा रहा है, तो यानी ये हो सकता है, तो हम इसको पूरा पढ़ लेंगे अगर कंफ्यूजन है। सी के बाद क्या आएगा, ए सेल्फ मैनेजमेंट इज दस डिफाइंड एज, अब देखो यहाँ पे क्या था, यहाँ हैविंग कंट्रोल मींस समथिंग समथिंग सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटी, अब सेल्फ मैनेजमेंट का और इलेबोरेशन आ गया। बी के बाद सी आया, सी के बाद ए आया, अब तो 100% श्योर हो गए ना, आपको डी पढ़ने की जरूरत है, आपका मन पढ़ना है पढ़ लो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। एकदम क्लियर साफ साफ लिंक्स आपको इस क्वेश्चन में अवेलेबल थे। इस क्वेश्चन को देख के क्या कहना है, देखो हमारे पास क्या है, ए है, डी है, ए है, डी है, यानी या तो ए से शुरू होगा या तो डी से शुरू होगा। ए क्या कह रहा है, impartiality and objectivity are fiendishly difficult concepts that can cause all sorts of injustices even if transparently implemented। कि impartiality है और objectivity है जो कि बड़े ही wicked concept है, जो कि हर तरह के injustice create कर सकते हैं, भले ही उसको transparently आप implement करिए। तो एक ओपनिंग स्टेटमेंट से हमें लग रहा है तो हम इसको फुल इज्जत देंगे, इसको हम ओपनिंग स्टेटमेंट का होल्ड करके चलेंगे। डी क्या कह रहा है, वी आर ओनली टोल्ड सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वी कैंट सी द एल्गोरिदम इटसेल्फ। ठीक है, हम एल्गोरिदम इटसेल्फ थोड़ा फोकस कर रहे हैं। मेकिंग इट हार्ड फॉर सिटीजंस टू एनालाइज द सिस्टम सेंसिबली और फेयरली टू बी कन्विंस्ड ऑफ इट्स इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। अब देखो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे द एल्गोरिदम इटसेल्फ एक तो हो सकता है इस ओवरऑल एल्गोरिदम के बारे में कुछ तो बात कहीं हुई हो, ठीक है, तभी हमें यहाँ पे द एल्गोरिदम इटसेल्फ बोल रहे हैं, हम उसको कहीं से रिफर कर रहे हैं सेंटेंस में। दूसरी चीज इम्पार्शियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी जो मेंशन्ड है यहाँ पे, इसका इंट्रोडक्शन हमें कहीं और मिला हुआ है ना, कहाँ मिला है, ए में मिला हुआ है, तो यानी डी हमारा ओपनिंग नहीं हो सकता, तो डी को हम काट देंगे। हमने इसको काट दिया, हमने इसको काट दिया। अब ए डी सी बी है या ए सी बी डी है, हम देखते हैं आगे क्या है कि ए के तुरंत बाद डी आ रहा है या फिर आखिरी में आ रहा है। इतना समझ में आ रहा है कि सी और बी साथ में है, तो सी को पढ़ लेते हैं फिर बी को पढ़ लेते हैं। Twitter's website says that tweets you are likely to care about most will show up first in your timeline based on accounts you interact with most, tweets you engage with and much more। तो उसने कहा कि आपको वही ट्वीट दिखाई देगी जो आपके हिसाब से अच्छी है, ठीक है, जिसमें आप इंटरेक्शन कर रहे हैं, जहां पे एंगेज कर रहे हैं, और साथ ही साथ और भी चीजें। इट एनकरेजेस इनटू बबल, इट क्या है, इट यहाँ पे हमारा हो गया ट्विटर, इनटू बबल्स ऑफ पीपल वी नो एंड लाइक व्हाइल ब्लाइंडिंग अस टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव बट द डीपर प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपेरेंसी लाइज इन द वर्ड्स एंड मच मोर। ये कह रहा है कि ट्विटर जो है हमें धक्का देके क्या करता है, वो एक बबल में डाल देता है जहां पे हम सिर्फ वही चीजें देख सकते हैं जो हम जानते हैं और हम पसंद करते हैं, और हम किस चीजों से ब्लाइंड हो जाते हैं, एक नए पर्सपेक्टिव से, नजरिए से हम ब्लाइंड हो जाते हैं क्योंकि ट्विटर हमें नहीं दिखाता है। और दिक्कत दूसरी क्या आती है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो गड़बड़ा जा रही है, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वर्ड ट्रांसपेरेंसी। क्यों? क्योंकि ये एंड मच मोर के अंडर कहां पे लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे एंड मच मोर, इसके अंडर ये बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया कि सी के बाद बी क्यों आ रहा है, क्योंकि जो कोट में लिखा हुआ है वो इसी कोट का, सी वाले के कोट का ही शॉर्ट फॉर्म है, उसको वहां मेंशन कर दिया है। अब देखो ये डी में जो लिखा है, वी आर ओनली टोल्ड सम ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड वी कैन नॉट सी द एल्गोरिदम इटसेल्फ। अब ये बात समझना, अगर ए के बाद तुरंत डी लगाओगे तो द एल्गोरिदम इटसेल्फ जो है, हमें क्या ए में कोई बात हुई एल्गोरिदम की? क्या ए में कुछ भी बताया है कि आपको ट्वीट ऐसी दिखाई देगी वैसी दिखाई देगी, एल्गोरिदम कैसे काम करता है? कुछ नहीं बताया है। तो ए के बाद डी आना यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, बट अगर आप सी और बी को एक साथ ले लो, एक बार फिट करा दो कि
हम हमारे साथ क्या हो रहा है कि ट्विटर पे हम जब ट्वीट देखते हैं वो अपने आप कस्टमाइज हो जा रही हैं हमारे देखने के हिसाब से कि हम किस तरह से अपना ट्विटर अकाउंट यूज करते हैं। वो जरूर एक एल्गोरिदम होगा जिसको हम नहीं देख सकते, वी कैन नॉट सी। और साथ ही साथ क्या बता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी है। वो कहाँ दिक्कत आ रही है कि वी कैन नॉट सी। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, हम देख सकते हैं, तो इन्होंने बता दिया कि हम और चीजें देख सकते हैं। फिर हम क्या कह रहे हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होने के बाद भी ट्रांसपेरेंट नहीं है क्या एल्गोरिदम, जो कि हमारे लिए डिफिकल्ट कर देता है कि हम सिस्टम को सेंसिबली और फेयरली एनालाइज कर पाए। ठीक है, तो ये कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में ज्यादा अच्छा फिट बैठ रहा है। तो ADCB की जगह ACBD सही हो जाता है। ये क्वेश्चन मैं जरूर मानता हूं कि एग्जाम में इसमें बहुत लोग मेरे ख्याल से गड़बड़ी करके आते हैं, क्योंकि हमें दिखाई देता है इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, यहां देखते हैं इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, खट से मार्क करके चले आते हैं। बट यहाँ मजेदार बात यही है कि C और B क्योंकि कनेक्ट हो रहा है, असली गेम आ जाता है कि C और B को कहां बैठाना है, स्टार्टिंग में, बीच में, वो हमें देखना है। ठीक है, गुड क्वेश्चन। आप इसको अगर सॉल्व कर लिया है तो थम्स अप फ्रॉम माई साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, BADC। अब लगाओ ऑप्शन एलिमिनेशन, या तो A होगा ओपनिंग, या B होगा, या C होगा, या D होगा। अब जैसे ही देखोगे आप ABCD सब अलग अलग है, अब आपकी बत्ती घूम जाएगी। क्यों घूम जाएगी? क्योंकि अब एलिमिनेट कैसे करें। देखो, जो मेरा मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जब भी ABCD आपको अलग अलग ऑप्शन मिला है ना, इसको एक विन विन सिचुएशन समझ के मान के चलो कि अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ले जाते हो तो बस आपको बाकी स्टेटमेंट पढ़ के देख लेना है कि हाँ सही बैठ रहा है कि नहीं, और आपको मल्टीपल ऑप्शन में फिर कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम ABCD बारी बारी पढ़ना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कौन सा हमारा ओपनिंग हो सकता है। नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, तो 2 सेंटेंस में लिंक ढूंढना शुरू करेंगे, तो लिंक से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए क्या कह रहा है, इफ यू हैव सीन अ लिटिल लाइन ऑफ टेक्स्ट ऑन द वेबसाइट्स that says something like customers who bought this also enjoyed that, you have experienced this collaborative filtering first hand। अब बताओ ये हमारा ओपनिंग होगा कि नहीं होगा? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो दिस कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है, ये किसी कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग को रिफर करना चाह रहा है। क्या हमें इसके बारे में ओपनिंग में ही ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, तो ये ओपनिंग नहीं हो सकता है। ये वाला ऑप्शन हमने काट दिया। बी के पास जाते हैं। द प्रॉब्लम विद दीज एल्गोरिदम्स, क्या आगे पढ़ने की जरूरत है? पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमें हो सकता है ये ओपनिंग बन जाए, बट देखते हैं। द प्रॉब्लम विद दीज एल्गोरिदम इज दैट दे डोंट टेक इनटू अकाउंट अ होस्ट ऑफ नुआंसेस एंड सर्कमस्टांसेस दैट माइट इंटरफेयर विद देयर एक्यूरेसी। इन एल्गोरिदम के साथ दिक्कत क्या है कि वो एक्यूरेट नहीं है, बेसिकली ये कह रहा है। अब देखो, अब दीज एल्गोरिदम है, तो मेरा ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं इसके बारे में कुछ तो बात हुई होगी। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, जैसे ही आपको इस तरह की चीजें मिलती हैं, मैं तो यहाँ धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको, एग्जाम में आप इसके बाद खट से बाकी सेंटेंसेस एक बार स्कैन कर सकते हो कि कहीं और एल्गोरिदम लिखा है, हाँ एल्गोरिदम लिखा है, कहीं और कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग लिखा है, हाँ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग लिखा है। तो आप समझ जाते हो कि ए नहीं है, बी नहीं है, डी हो सकता है, सी भी जल्दी से पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, डी हो सकता है, क्लियर है, दिख रहा है ना? एनीवे, if you just bought a gardening book for your cousin, you might get a flurry of links to books about gardening recommending just for you. The algorithm has no way of knowing you hate gardening and only bought the book as a gift. अब क्या आ गया? The algorithm। फिर से वही वाली चीज, these algorithm, the algorithm। क्या ये कहीं इंट्रोड्यूस हुआ है? यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, बाकी गए भाड़ में। अपना आंसर मिला प्यार से, हमने उसको मार्क किया, हम आगे बढ़ गए। अगर अनश्योर हो या फिर समय बचा हुआ थोड़ा सा, इत्मीनान से बाकी सारे पढ़ के एग्जाम में आप देख सकते हो। अदरवाइज हमारा ये तरीका बहुत अच्छा है, हम इसको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं इत्मीनान से। ठीक है, पूरी बात कॉन्फिडेंस वाली आ जाती है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस किया होगा इस तरह से, तो एग्जाम में दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस की थोड़ी सी कमी है तो मैं सजेस्ट करूंगा एग्जाम में आप पढ़ लेना, उतना हड़बड़ी मत करना। ठीक है, तो अपना ये वाला आंसर सही हो जाता है। एक और बात, जैसे ही आपने ओपनिंग को आइडेंटिफाई कर लिया ना, अब ABC है, BCA है, BAC है, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता नहीं है। तो ऑप्शन अगर गलत भी है तो आप मार्क करके आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है? हमारे पास है AB A और B है, इसमें से हमारा ओपनिंग होगा। ए पढ़ लेते हैं। द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्रिएटेड अ विजन फॉर अ न्यू मॉरल यूनिवर्स दैट सोवरेनिटी रिसाइड्स इन नेशंस, that a constitution and the rule of law govern politics, that people are equal and enjoy inalienable rights, and that church and state should be separate। कह रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन ने एक विजन क्रिएट किया, नया मॉरल यूनिवर्स क्रिएट किया जिसमें ऐसी 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 चीजें होनी चाहिए। वेरी गुड, बी को पढ़ लेते हैं। यानी कि ये एक हो सकता है ओपनिंग स्टेटमेंट।
100% नहीं, बट हो सकता है। 100% क्यों नहीं, क्योंकि हमने बाकी पढ़ा नहीं है। द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्वेंटेड मॉडर्न रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने मॉडर्न रेवोल्यूशन क्रिएट किया। द आइडिया दैट ह्यूमंस कैन ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू अ प्लान एंड सो हैज अ सेंट्रल प्लेस इन द स्टडी ऑफ सोशल साइंसेज। यहाँ भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ भी द से शुरू हो रहा है, तो क्या हमें इसके रेफरेंस ढूंढने की जरूरत है? हर बार द को आप उस तरह मत लो। अब द माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है तो क्या आप रेफरेंस ढूंढोगे द माउंट एवरेस्ट का? नहीं ढूंढोगे ना। तो कुछ चीजों के आगे द लगता है, वो तो आप जानते ही हो, आपने देखा हुआ है, पढ़ा हुआ है आपने इंग्लिश के रूल्स में। तो ये जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन वो वाला द हो गया जहां पे लगाना जरूरी होता है, तो इसमें आप वाला हिंट मत ढूंढना। तो ये भी एक ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छा मिल रहा है और बी वाला भी हमें ओपनिंग स्टेटमेंट अच्छा मिल रहा है अभी तक। आगे पढ़ना हमारे लिए जरूरी हो जाता है इसलिए। इट अशर्ड इन मॉडर्निटी बाय डिस्ट्रॉइंग द फाउंडेशंस ऑफ द ओल्ड रेजिम, एब्सोल्यूटिस्ट पॉलिटिक्स, लीगल इनइक्वालिटी, फ्यूडल इकोनॉमी एंड एन अलायंस ऑफ चर्च एंड स्टेट। कह रही ओल्ड रेजिम क्या थी कि एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स थी, लीगल इनइक्वालिटी थी, फ्यूडल इकोनॉमी थी और चर्च और स्टेट अलायंस यानी मिलके काम करते थे। पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ क्या है? इट। अब ये इट किसको रिफर कर रहा है, ये हमारे लिए इस केस में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ए भी हमारा ओपनिंग हो सकता है, बी भी हमारा ओपनिंग हो सकता है, तो ऑप्शन एलिमिनेशन में काम आएगा। तो जैसे ही मैंने पढ़ा इट अशर्ड इन मॉडर्निटी, उसने मॉडर्निटी इनिशिएट किया, वही मैं यहाँ पढ़ता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्वेंटेड मॉडर्न रेवोल्यूशन। तो यहाँ मॉडर्न वर्ड यहाँ यूज हुआ है, मॉडर्न वर्ड यहाँ यूज हुआ है, यानी बी के बाद सी में लेके चल रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। अब डी पढ़ लेते हैं। That vision is enshrined in the Declaration of Rights of Man and Citizen of 1789. That vision है, ये देखो, the French Revolution created a vision, तो that vision उसके बाद आएगा, A के बाद D आ जाएगा, ये भी मैं लेके चल रहा हूँ। Whose proclamation of natural, imprescriptible and inalienable rights served as the model for the 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights. A के बाद D आ रहा है, A के बाद D आ रहा है, ठीक है, बी के बाद सी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है। ऑप्शंस में जाते हैं, ए के बाद डी, बी के बाद सी कहाँ कहाँ है? ये है, ये है, ये हो सकता है। बी ए डी सी, ए के बाद डी, बी के बाद सी, तो ये नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे क्लियर किया हम लोगों ने कि बी और सी क्लब हो गए, लिंक है, और ए और डी लिंक है। तो ए और डी यहाँ तो है लेकिन बी सी साथ में नहीं, तो हमने काट दिया। ए सी बी डी, ए सी बी डी तो नहीं बैठ रहा है, काट दो, ये हट गया। बी सी साथ में है, ए डी साथ में है, तो ये हो सकता है। हमारे पास इतना हो गया, हमने इतना अपना निकाल के अलग कर दिया है। अब हमें क्या करना है? हमें अब ये फाइनल करना है कि एडी के बाद बीसी आएगा और या फिर बीसी के पहले एडी आएगा, मतलब बीसी पहले आएगा एडी बाद में आएगा। इतना क्लियर है। दूसरी चीज और हम क्या ढूंढ सकते हैं, क्या डी के बाद बी आएगा या सी के बाद ए आएगा? समझना ध्यान से, क्या डी के बाद बी आएगा? डी पढ़ा आपने, उसके बाद आपने देखा बी। मैं क्या कहूंगा कि आप पढ़ लो इत्मीनान से एक बार। और मैंने इतनी देर में क्या देखा, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं समझ पा रहा हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा था ओल्ड रेजिम, उसके बारे में बताया, वहां एब्सोल्यूट पॉलिटिक्स थी, लीगल इनइक्वालिटी थी, फलाना ढिमाका बहुत सारी चीजें लिखी थी। तो ये जो ओल्ड रेजिम थी ये बदल गई, ये बदल के क्या हो गई? एक न्यू मॉरल यूनिवर्स हो गई। जैसे ही न्यू मॉरल यूनिवर्स हुई, यहाँ पे एब्सोल्यूटिस्ट पॉलिटिक्स थी, यहाँ सोवरेनिटी है, यहाँ पे लीगल इनइक्वालिटी थी, तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन है, और रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स है कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कुछ तो होता है ना, याद करो यार, कुछ तो है, मैं भूल गया हूँ, पॉलिटिक्स वाला। उसके बाद फिर फ्यूडल इकोनॉमी थी। फ्यूडल इकोनॉमी मतलब क्या है? कैरेक्टराइज बाय गिल्ड्स, मेनोरियलिज्म एंड इवन सर्फडम, जो भी होता हो। यहाँ पे क्या है? पीपल सब बराबर है। फ्यूडल क्या होता है? फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, जैसे जमींदार होते थे यहाँ पे पहले, तो वहीं शायद कुछ फ्यूडल लॉर्ड वाला सिस्टम हुआ करता था कि जिसके पास ज्यादा जमीन है वही मालिक रहेगा। तो उसके अगेंस्ट वाली बात है। चर्च और स्टेट अलग अलग रहने चाहिए, यहाँ पे चर्च और स्टेट का अलायंस था। तो यानी कि ओल्ड रेजिम से बदल के न्यू मॉरल यूनिवर्स आया। तो पहले ओल्ड रेजिम होगी, फिर न्यू मॉरल यूनिवर्स आएगा, यानी पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, तो यानी बी सी है, फिर ए डी है। तो बी सी ए डी हमारा सही ऑप्शन बन के निकल के आता है, और हम इसको हटा सकते हैं। ये एग्जाम में एक कैलकुलेटेड रिस्क है जो हम लेके चलेंगे। मेरे हिसाब से 80% सही हो सकता है एग्जामिनर कुछ भी नया बवाल क्रिएट कर दे और इसको गलत भी कर सकता है, या फिर एग्जामिनर समझदार है और ये ऑप्शन वो हटा ही देगा, कोई नया ऑप्शन लेके आ जाएगा। फिलहाल इस तरह से सॉल्व करने पे BCAD सबसे परफेक्ट आंसर निकल के मेरे हिसाब से आ जाता है, ठीक है।
गुड, आज के वीडियो में केवल इतना ही। मैं भी आज पढ़ाते पढ़ाते थक गया था, स्टैमिना थोड़ा कम चल रहा है, गले में दर्द है मेरे, ठीक है। एनीवे, फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कल आपके लिए नया वीडियो लेके आ ही जाऊं। और ये बाकी सारे वीडियो हैं, अगर आपको इसमें से कोई भी वीडियो में कमी लग रही, कोई भी टॉपिक में कमी लग रही, अब जाके अलग अलग प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट चेकआउट करके देख लेना और मुझे कॉमेंट करके बता देना सेशन कैसा लगा है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।